नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत। कुछ ठंडी से शुरुआत होती दिख रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 157 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स मिजाज है फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर 20-22 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर जापानीज मार्केट निके कारोबार करते दिख रहे हैं और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं यहां पर भी कुछ हल्की फुल्की मजबूती ही दिखाई दे रही। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन घमासान तो कल कमोडिटी मार्केट में हुआ जहां चौतरफा बिकवाली हावी रही, फिर चाहे वो बुलियन हो, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स या एग्री कमोडिटी मार्केट। क्या हुआ एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अब किन ट्रिगर्स पे रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ कल कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी में क्या हो गया? I mean, एक तो बड़ी बात हमारे लिए एचडीएफसी बैंक है, जो कल हमारे बाजार में इंपैक्ट था एचडीएफसी बैंक की वजह से। बाकी आज भी अगर आप देखें तो जो गिफ्ट निफ्टी में आपको कमजोरी दिख रही है, ग्लोबल फैक्टर्स तो कमजोर हैं ही, साथ ही एचडीएफसी बैंक का एडीआर कल फिर से बड़ी गिरावट दिखाते हुए करीब 8% नीचे, 9% नीचे बंद हुआ है। तो उसका इंपैक्ट भी आज आपको गिफ्ट निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। तो बैक टू बैक वो इंपैक्ट तो है ही, बट उसके अलावा भी जितने भी ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो आपके लिए कमजोर ही आते हुए दिख रहे हैं। एक भी कोई ऐसा क्यू नहीं है जो बाजार के लिए ज्यादा सपोर्टिव आते हुए दिखे। एशिया में अगर आप देखें, जापान छोड़कर बाकी सारी एशिया के मार्केट्स में आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। यूएस के बाजारों में पिछले 3 दिनों से जो कमजोरी का ट्रेंड था वो कायम आपको दिख रहा है इस समय। कल 250 अंक के दायरे में डाउ पर कारोबार हुआ। वैसे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, 100 अंक नीचे ही बंद हुआ, बट ट्रेड थोड़ा सुस्ती की तरफ ही था। S&P 500 और नैस्डैक में कल ज्यादा गिरावट हुई, यहां पर आधे % तक की वीकनेस देखी। रसल 2000 जो 2 दिनों से कमजोर हो रहा है, कल फिर से 0.5% आपको फिसलते हुए दिखा है। इनका विक्स 6% ऊपर गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड अमेरिकी बाजारों में जो कमजोरी का ट्रेंड था वो कल आपको कायम ही दिखा है। 2 चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, और वो है आपका डेटा के दम पर मजबूत रिटेल बिक्री के आंकड़े कल आपको आते हुए दिखे हैं। और इस मजबूत आंकड़े की वजह से जो रेट कट की उम्मीदें थी वहां पर आपको पानी डलते हुए दिखा है। तो और बड़ा इंपैक्ट आया है रेट कट की उम्मीदों पर, क्योंकि रिटेल बिक्री के आंकड़े कल काफी मजबूत आते दिखे हैं। दिसंबर महीने में रिटेल बिक्री 0.3% से बढ़कर 0.6% पर आई है। अनुमान 0.4% का था, तो अनुमान से काफी ज्यादा ये रिटेल बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं। 2/3 ऑफ यूएस इकोनॉमी, 2/3 यूएस इकोनॉमी का हिस्सा डायरेक्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग पर निर्भर करता है। तो रिटेल बिक्री का आंकड़ा आपको दिखाता है कि किस तरह की मजबूत कंज्यूमर स्पेंडिंग है इकोनॉमी में। और अगर ये आंकड़ा पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डबल होकर आता है, उम्मीद से काफी ज्यादा आता है, तो फिर ये दिखा रहा है कि यूएस इकोनॉमी में काफी मजबूती अभी भी कायम है। आपको याद होगा कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलेस ने कहा था कि हमें लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पर आ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि रेट कट जल्दी करने की कोई जरूरत है। और उसके बाद आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा, इतना मजबूत डेटा आया है, तो यह दर्शा रहा है कि जो फेड की इस समय थिंकिंग है वो सही है कि इकोनॉमी अभी भी काफी मजबूत है, तो इमीडिएट रेट कट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जो मार्च की रेट कट की उम्मीद लगा रहा था वो शायद उम्मीद गलत है, या पहले से ही ज्यादा अनुमान में आपने प्राइस इन कर ली है। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड इस डेटा के बाद काफी ऊपर गई, 4.1% के पार इंट्राडे में हमने बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा, जो इस साल की हाईएस्ट लेवल पर था। वहां से एक इंपैक्ट आया। दूसरा, मार्च में जो लोग रेट कट की कटौती का अनुमान लगा रहे हैं वो गिरकर 56% पर हो गया है। यही आंकड़ा 3-4 दिन पहले 75% का था। तो आप देख रहे हैं कि काफी जल्दी बाजार को एडजस्ट करना पड़ रहा है इस नए आंकड़े को लेकर, क्योंकि जितना भी डेटा आया है, उनका सीपीआई का डेटा, रिटेल महंगाई जो पिछले हफ्ते आई थी, उसके बाद होलसेल महंगाई आई, अब जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, सारे अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि मार्च की रेट कट की जो उम्मीद लगाई हुई है बाजार ने वो थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और इस नई रियलिटी को एडजस्ट कर रहे हैं मार्केट्स इस समय, और बॉन्ड मार्केट्स पर भी आपको इसका एक्शन दिख रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लगातार जो डेटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि शायद मार्च में रेट कट नहीं हो पाए। ऑफकोर्स 31 जनवरी को फेड की बैठक है, वहां पर हमें पता चलेगा कि आगे की क्या थिंकिंग है, बट इस समय बाजार के अनुमान थोड़े ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे, जो एडजस्ट होने की तैयारी में है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कल भी दिखा है। बैंक शेयर्स में कल फिर से कमजोरी थी, 2-3 छोटे बैंक्स के नंबर्स आए थे। टेस्ला का शेयर फिर से कमजोर होते हुए दिखा है, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आ रही है। कल भी 2% गिरा है क्योंकि कुछ मॉडल्स के दाम ये घटा रहे हैं। डिज्नी के शेयर में कल 3% की गिरावट थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो था ही, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट रिटेल बिक्री के आंकड़ों से ही आया है। यूरोप की बात करें तो कल यहां पर भी काफी कमजोर सेशन था, 1 से 1.5% की गिरावट आपने यूरोप के बाजारों में देखी है। इस डेटा के इंपैक्ट से हम देख रहे हैं कि
डॉलर इंडेक्स आपका मजबूत हो रहा है, 103 के पार है, एक महीने की ऊंचाई पर कायम है। सोने और चांदी में भारी गिरावट आ रही है। सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में करीब $50 की गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स पर आप भारी प्रेशर देख रहे हैं। कॉपर 2 महीने, एल्यूमिनियम और जिंक 5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। कच्चा तेल फिर भी थोड़ा रेंज बाउंड है। एग्री कमोडिटीज में आपको प्रेशर दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि यूएस की मजबूत डेटा के आंकड़ों की वजह से बाजार को नई रियलिटी पर एडजस्ट करना पड़ रहा है और इसलिए आज सुबह के संकेत बेहद कमजोर माने जाएंगे। तो काफी कमजोर संकेत शुरुआत के लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स किस हद तक इस पर रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमारे मार्केट्स के लिए आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। ग्लोबल डेटा में तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है सर, लेकिन हमारे मार्केट्स यहाँ पर कोई खास रणनीति अपनानी है, क्या करना है सर आज? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए दबाव तो रहेगा, आज वीकली एक्सपायरी है तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा दबाव रहने की संभावना है, क्योंकि 2-3 चीजें। एक, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, हालांकि बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। और कल भारतीय बाजार बंद हुए तब 150 लोगों ने 200 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो कोई बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ बंद नहीं हुए, उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बाकी फैक्टर्स में, स्पेशली जो एफआईसी तरफ से बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता दिखा है, कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी ये थोड़ा सा डराने वाला है। फिर आप जो है अभी जो एडीआर डीडीआर की बात कर रहे थे, बैंक के वापस से घटे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक बैंक अभी भी थोड़े से मुश्किल में रह सकते हैं। अब एक अच्छी बात है, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई तो जो लॉन्ग पोजीशन कम होने का ज्यादा खतरा था वो थोड़ा सा आज कम होगा। लेकिन आज फिर से आपको निफ्टी की वीकली एक्सपायरी फेस करना है। जाहिर सी बात है कि लोग थोड़े से लॉन्ग साइड पे हैं और आज वो ऑप्शंस की जो फंसी हुई पोजीशंस है वो कम होनी है। तो थोड़ा नीचे तो खुलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके बाद देखते हैं सेकंड हाफ में कुछ अच्छे लेवल पर सपोर्ट लेकर हल्की फुल्की रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से आ सकती है। बहुत रिकवरी आएगी इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन आ सकती है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो नोट कर लीजिए, 21,250, 21,350 अब आज आपके लिए निफ्टी पर ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। सबसे पहले जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो 21,450 के आसपास रहता है, जो इस महीने का लो है, जनवरी महीने का। मुझे लगता है उस लो के आसपास खुलकर देखेंगे कि आगे और किस तरह का माहौल बनता। तो 21,450, 21,500 पर शायद शुरुआत हो सकती है और उसके बाद 21,250 से 21,350 की रेंज आपके लिए गिरकर अगर और नीचे पहुंचे तो सपोर्ट का काम करिए। अभी इस गिरावट में योगदान फिर से आज बैंक निफ्टी का ही ज्यादा रहने की उम्मीद है अगर गिरे तो। और ऐसी सिचुएशन, और हाँ पहले मैं निफ्टी का हायर लेवल बता दूं, निफ्टी पर 21,650, 21,725 ऊपर में रुकावट की जगह बनेगी। आइए बैंक निफ्टी 45,375, 45,500 अगला सपोर्ट है। मैं बड़ा सपोर्ट तो नहीं करा, लेकिन अगला सपोर्ट ये है। और ऊपरी स्तरों पर 46,425, 46,650। अब 2,000 पॉइंट की गिरावट अगर एक दिन में हो, इतनी बड़ी गिरावट दिखे आपको साल भर की सबसे ज्यादा, तो फिर लेवल्स नजदीक के निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी को हम एक आध दिन देंगे सेटल होने के। निफ्टी में व्यू क्लियर है, 21,450, 21,500 के आसपास आपका एक इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। और दूसरा, अगर गलती से 21,000 के आसपास 1-2 दिनों में निफ्टी पहुंचे 21,000, 21,150, तो दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो जानी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मौका देख रहे हैं बाजार में इन्वेस्ट करने का, उनके लिए धीमे धीमे टुकड़ों में पैसा लगाने का मौका है। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम रखें और एक बार आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद फिर फ्रेश व्यू ले लें। वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली कहां नजर रखनी है और क्या रणनीति अपना के चलनी है। खबरों के दम पर किन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल सकता है, कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, वो कैसे हैं, सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कल अगर आप देखें नतीजों में LTI माइंट्री के नतीजे आते हुए दिखे थे, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय में जहाँ पे 1.3% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, डॉलर आय की बात करें 0.8% के आसपास की बढ़ोतरी, और मुनाफे की बात करें तो वो 0.6% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। ICICI प्रूव यहाँ पर अगर आप नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो लगभग 5% के आसपास बढ़कर आई है, जो कि नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। ओवरऑल मुनाफा अगर आप देखें तो लगभग 3% के आसपास बढ़कर आया है। हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी 4.6% यहाँ पर बढ़कर आती हुई दिखी है।
OFSS यहाँ पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं, आय लगभग 26% बढ़कर आई है, मार्जिन 37.3% से इंप्रूव होकर 46.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे की बात करें तो लगभग 78% के आसपास का उछाल दिखेगा। हैप्पीएस्ट माइंडटेक यहाँ पर आय लगभग 0.8% फ्लैट ही आती हुई दिखी है। वहाँ पर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो लगभग 2.8% यहाँ पर गिरकर आता हुआ दिखा है, क्योंकि मार्जिन्स में गिरावट है, 16.7% से गिरकर 16.1% पर आते हुए दिखे हैं। स्टार हाउसिंग फाइनेंस NII लगभग 18% के आसपास बढ़कर आई है और मुनाफा देखें तो लगभग 1.9 करोड़ से बढ़कर 2.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। IIFL फाइनेंस की बात करें तो NII लगभग 34% बढ़कर आती भी दिखी है, मुनाफे में आपको लगभग 17% की गिरावट दिखेगी। GNPA देखिए या फिर NNPA देखिए, यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। NNPA 0.85% से गिरकर 0.7% के आसपास जो है 6-7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको नतीजे मिक्स दिख रहे हैं। आय लगभग 12%, 11.5% बढ़ी है, मार्जिन्स में गिरावट है, 24.1% से गिरकर 20.3% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे की बात करें वहां पर भी 13% की गिरावट है। अच्छा अरमान, अब ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ एक्शन आज दिख सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों की बात करें तो नतीजों में निफ्टी में इंडसइंड बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में पॉलीकैब इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट इंटरमेश जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। शक्ति पंप्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट है चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल्स में, जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है और कैबिनेट CCEA की जो मीटिंग है वो भी 10:30 बजे होने वाली है। IPO अपडेट्स में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, इनका IPO बंद होता हुआ दिखा है। कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 16.3 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 3.2 टाइम्स, QIP का 40 गुना और NII की बात करें तो 14.9 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में NHPC, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सरकार NHPC में हिस्सा बेचेगी। OFS के जरिए लगभग 3.5% हिस्सा बेचेगी और ये 18 से 19 जनवरी को हिस्सा बिक्री होगी और उसी के साथ साथ OFS के जो फ्लोर प्राइस है वो 66 रुपये प्रति शेयर का जो है तय किया गया है। इंटरग्लोब, ये जी बिजनेस का एक आपका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो पर जुर्माना लगाया है। लगभग 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए दिखे हैं और जुर्माना जो 30 दिन में उनको जमा करना होगा। उसी के साथ अडानी इंटरप्राइजेज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 90 लाख का जुर्माना है। स्पाइस जेट, वहां पर भी आपको 30 लाख का जुर्माना लगता हुआ दिखा है। नजारा टेक, इक्विटी के जरिए 250 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी और वो 872 के बाद जो है लगभग 8.7 लाख शेयर जारी करेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड ने 50,000 करोड़, माफ कीजिएगा 5,000 करोड़ तक फंड जुटाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इक्विटी शेयर या अन्य माध्यम के जरिए फंड जुटाने पर मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रेलटेल कॉर्प कंपनी को लगभग 80 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। परसिस्टेंट सिस्टम 19 से 20 जनवरी को बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शोभा, यहां पर 22 जनवरी को इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा सब्सिडरी महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर ने एयरबेस के साथ करार का विस्तार किया है। बल डील्स की बात करें तो प्रिकॉल, यहां पे मिंडा कॉर्प ने लगभग 1.9 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और खरीदारों की अगर आप लिस्ट देखें तो ICICI प्रू, फिडिलिटी, नोमुरा, आदित्य बिरला और कई सारे नाम है वहां पर आते हुए दिखे हैं। जिंदाल सो में अंत में बात करें तो क्रेस्टा फंड ने लगभग 18 लाख शेयर्स बेचे हैं और बायर्स में निपोन, BNP, मधुकर, सेत और सोसाइटी जनरल जैसे खरीदते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, डेवलपमेंट है जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं इस पर। आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आज आपके रडार पर है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, दो स्टॉक मेरे रडार पे जो पिछले 2 दिन से मार्केट में प्रेशर होते हुए भी आउट परफॉर्म कर रहा है। पहला है जुपिटर वैगन। 2 दिन से काउंटर गिरा नहीं है बल्कि बड़ा है। यहाँ पर 388 से 380 की रेंज में धीरे धीरे लेना है इसको। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट 435 का रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा जो है वो है कंडीशनल बाय, दैट इज टेक महिंद्रा। इसको 1340 के ऊपर ही लेना है बिकॉज मार्केट नीचे खुलेगा तो मैं चाहता हूँ कंफर्मेशन पे लोग ले। 1340 के ऊपर लीजिए, 1300 का स्टॉप लॉस और 1420 का टारगेट। ओके, चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। जुपिटर वैगन्स यहाँ पर करे खरीदारी 355 के स्टॉप लॉस के साथ, 435 तक का ऊपर टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन टेक महिंद्रा ये कंडीशनल बाय है, ओनली इन केस ये 1340 के ऊपर जाए तब एंट्री करिए। 1300 का स्टॉप लॉस, 1420 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा आज मेहुल जी की तरफ से कंडीशनल बाय। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहाँ रखनी है नजर।
आइए पहले एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर फोकस कर लेते हैं और देखते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है। अरमान, मॉर्निंग, जरा बताइए क्या क्या रिपोर्ट्स आप लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है जिसमें सबसे पहले एलटीआई माइंट्री पे अगर आप बात करें, यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट रख रहे हैं 6400 का। जेपी मॉर्गन की बात करें, वो मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट घटा रहे हैं 5500 से घटाकर 5400 का टारगेट कर रहे हैं। और सिटी की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट घटा रहे हैं 5420 से घटाकर 5300 का टारगेट कर रहे हैं। आईसीसीआई प्रू, यहां पर भी 2 रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज की सबसे पहले बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट 630 का। सिटी की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट घटा रहे हैं 685 से घटाकर 670 का टारगेट कर रहे हैं। एशियन पेंट्स पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। अंत में सीएलए से मेंटेन रख रहे हैं रेड्यूस को, टारगेट कट कर रहे हैं 3352 से घटाकर 3215 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट 2600 का रख रहे हैं। और अंत में जेपी मॉर्गन की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट 3305 का रख रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 3240 के आसपास का है। चलिए अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आई कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो जरा गोल्ड पे फोकस कर लेते हैं। 5 हफ्ते के लोज पर है। इसी हफ्ते हमने $50 का करेक्शन आता हुआ देखा है। घरेलू बाजार में क्या करना है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने एक गिरावट गोल्ड में आती हुई देखी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स करीबन 1 महीने के उस स्तर पर आया था। तो यहाँ पर इसलिए हमें लगता है कि सेंटीमेंट नेगेटिव इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो $2020 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सडन राइज का मार्केट हो सकता है। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो गोल्ड में ऑलमोस्ट करीबन 61,800 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 62,020 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 61,300 तक देखने को मिल सकता है। मेटल्स में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सबकी अच्छे से धुलाई हुई है कल? देखिए बेस मेटल में भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। इंटरनेशनली सभी कमोडिटी में गिरावट रही है, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि थोड़ा बिकवाली का माहौल देखा जा सकता है। कॉपर में अगर बाउंस आता है 716 के आसपास तक तो बिकवाली करना चाहिए। 722 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 710 तक देखने को मिल सकता है। क्या करना है अनुज जी, क्रूड में क्या करना है? देखिए क्रूड में भी कल हमने 6,000 के नीचे क्लोजिंग होता हुआ देखा और ऑलमोस्ट जो WTI है वो $75 के नीचे आ गया है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा। हालांकि कल थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहा था, क्योंकि आज क्रूड की इन्वेंट्री आनी है, तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री पे फोकस करना चाहिए। इन्वेंट्री आने के बाद देखेंगे फ्रेश ट्रेड क्या होता है। हालांकि इसमें जो रेंज अभी बना है वो नीचे में करीबन 5,850 और ऊपर में करीबन 6,050 के बीच में, तो ये मुझे लगता है कि रेंज इंटैक्ट रहेगी। इस रेंज के बीच ट्रेड करना चाहिए। डेटा आने के बाद फ्रेश ट्रेंड देखने को मिलेगा। वेरी वेल, थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किन किन कमोडिटीज पे फोकस करना है और क्या रणनीति अपनानी है। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।